हेलो व्यूवर्स, मैं हूं मेहर आलम और आप देख रहे हैं टेक्निकल वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं जेनी कैलिपर के बारे में। हम आपको बताएंगे जेनी कैलिपर क्या होता है और इसका वर्कशॉप में हम किस तरह से यूज़ करते हैं और इसे किस मेटल से बनाया जाता है। वीडियो को कंप्लीट देखें, आपका A to Z जेनी कैलिपर के बारे में A to Z डाउट क्लियर होगा, क्योंकि आवर एफर्ट विल क्लियर योर डाउट। हमारी कोशिश आपका डाउट क्लियर करना है, इसलिए आज हम जेनी कैलिपर के बारे में आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेनी कैलिपर के बारे में। क्या है जेनी कैलिपर? देखिए, जेनी कैलिपर के बारे में हम बता देते हैं। जेनी कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, या हम कह सकते हैं जेनी कैलिपर एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम पैरेलल लाइन मार्किंग कर सकते हैं और किसी सर्किल के सेंटर को हम इस जेनी कैलिपर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर हमें वर्क पीस पर पैरेलल लाइन लगानी है, तब भी हम इस जेनी कैलिपर का यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये जेनी कैलिपर जो होता है ये हमारी वर्कशॉप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी हम कोई मशीनी पार्ट या जब भी हम कोई जॉब बनाते हैं तो वहाँ पर जेनी कैलिपर की ज़रूरत मार्किंग करने के लिए हमें पड़ती है। तो पता चला कि किसी जॉब पर या किसी मशीनी पार्ट पर मार्किंग करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? जेनी कैलिपर कहते हैं। अब बात करते हैं इसके शेप के बारे में, इसके डिज़ाइन के बारे में। तो देखिए, फिगर में हमने कई सारे जेनी कैलिपर आपको बताए हैं, डिफरेंट टाइप के जेनी कैलिपर के बारे में हमने आपको बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जेनी कैलिपर देखिए, इधर है ये जेनी कैलिपर। इसमें क्या डिफरेंट है? देखिए, सबसे पहली बात हम ऊपर से चलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है क्रॉस लाइनिंग, ये रियल में क्रॉस लाइनिंग नहीं है, बल्कि ये नर्लिंग किया हुआ एक फिंगर ग्रिप है। नर्लिंग किया हुआ एक फिंगर ग्रिप है जिसको हम पेज भी कह सकते हैं। इसका उपयोग हम अपनी उंगलियों में पकड़ने के लिए और इस जेनी कैलिपर को इस फिंगर ग्रिप की सहायता से पकड़ के फॉरवर्ड एंड रिवर्स, या हम कह सकते हैं आगे या पीछे करने के लिए करते हैं। दूसरा हमारे पास देखिए, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। तो स्प्रिंग क्या करता है? जैसे ही हम यहाँ पर देखिए स्प्रिंग लगा हुआ है, ये लेग्स है और ये फल्क्रम है, और जेनी कैलिपर के बीचों बीच में जो इसका नॉमिनल साइज है, जेनी कैलिपर के नॉमिनल साइज के लगभग बीच में एक यहाँ पर स्क्रू नट, या हम कह सकते हैं स्क्रू और नर्लिंग नट का यूज़ हम करते हैं। अब यहाँ पर इस नर्लिंग नट का यूज़ हमें क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये स्क्रू आपको दिख रहा होगा, ये स्क्रू है और ये हमारा नर्लिंग नट है। तो हम यहाँ पर देखिए, मैंने ओपन लिख रखा है। तो जब भी हम इसको सुई की घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, हम अपने नर्लिंग नट को जब भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा जेनी कैलिपर खुलेगा, यानी कि इसका डायमीटर बढ़ेगा। इसके दोनों लेग्स के बीच में स्पेस बढ़ता चला जाएगा। तो पता ये चला कि इस नर्लिंग नट को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर हमारा जेनी कैलिपर के लेग्स के बीच में स्पेस बनता है, और जैसे जैसे हम इस नर्लिंग नट को क्लोज करते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो हमारे लेग्स के बीच में, यानी कि जेनी कैलिपर की लेग के बीच में स्पेस कम होता चला जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये। अब मैं बात करूंगा कि जेनी कैलिपर की पहचान क्या है। देखिए, जेनी कैलिपर डिवाइडर की ही शेप में होता है। जेनी कैलिपर याद रखिए डिवाइडर की ही शेप में होता है। बस फर्क इतना है
के डिवाइडर में डिवाइडर की जो दोनों लेग होती है, लेग की नीचे वाली धारदार टिप जो होती है, तो हमारे जेनी कैलिपर की पहचान ये होती है कि इसकी जेनी कैलिपर की एक लेग बेंट होती है, यानी कि मुड़ी हुई होती है। हम आपको इधर बना करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये जेनी कैलिपर की एक लेग है, ये तो स्ट्रेट होगी, और दूसरी जो लेग हमारे पास होगी, ये दूसरी लेग जो हमारे पास होगी, ये हल्की सी इस तरह से ये बेंट होगी, इस तरह से ये बेंट होगी। तो जेनी कैलिपर की एक लेग बेंट होती है और दूसरी नोकदार होती है। साथ ही साथ में हम आपको ये भी बताते हुए चलते हैं कि आखिर इस लेग को कितना अंदर तक मोड़ा जाता है। तो देखिए, इस लेग को लगभग 5 mm अंदर की तरफ बेंड कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। अब इस जेनी कैलिपर को हम यूज़ कैसे करेंगे? तो देखिए, मान लीजिए कि हमें इस डस्टर के बीचों बीच में एक एक्सिस ड्रॉ करनी है, यानी कि अक्ष ड्रॉ करनी है इस डस्टर के बीचों बीच में। तो हम क्या करेंगे, ये जो बेंट वाली लेग है, बेंट वाली लेग को हम अपने डस्टर की साइड में फंसाएंगे, यहाँ पर फंसाएंगे, और दूसरी जो नोक है, दूसरी नोक को यहाँ रखेंगे, इसको बीचों बीच में, और उसके बाद इस तरह से इसको चलाएंगे तो ये पैरेलल लाइन लगा देती है। याद रखिएगा, ये धारदार नोक होती है और धारदार नोक ही मार्किंग करने का काम करती है। ठीक है। दूसरा, इस जेनी कैलिपर हो या डिवाइडर हो या आउटसाइड कैलिपर हो या इनसाइड कैलिपर हो, इन सब की लास्ट वाले जो टिप होते हैं, पॉइंट होते हैं, उनको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। हार्ड एंड टेम्पर इसलिए किया जाता है ताकि वो जल्दी से मुड़े नहीं और अपने घिसने का विरोध करें, तो इसीलिए उनको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। जबकि डिवाइडर में क्या फ़र्क होता है? डिवाइडर में फ़र्क ये होता है कि उसमें कोई भी लेग बेंट नहीं होती है, बल्कि दोनों लेग स्ट्रेट होती हैं और दोनों ही धारदार होती हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग लगने की वजह से ये हमारा कहलाता है स्प्रिंग जेनी कैलिपर, या हम इसको कह सकते हैं स्प्रिंग जॉइंट जेनी कैलिपर, या हम कह सकते हैं स्प्रिंग टाइप जेनी कैलिपर। आप जो भी कहिए, कुल मिला के स्प्रिंग की वजह से स्प्रिंग टाइप जेनी कैलिपर इसका नाम पड़ा। अब दूसरा जेनी कैलिपर देखिए, दूसरा जेनी कैलिपर भी आपको दिख रहा है। तो दूसरे जेनी कैलिपर में क्या किया गया है? स्प्रिंग का यूज़ नहीं किया गया है। फिर किस चीज़ का यूज़ किया गया है दूसरे जेनी कैलिपर में? दूसरे जेनी कैलिपर में सिर्फ यहाँ पे रिवेट दे करके उसे फर्म टाइप बना दिया गया है। अब हमें यहाँ पर स्प्रिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसने यहाँ पर रिवेट दे दिया है, और रिवेट अपने दोनों लेग्स को खोलने और बंद करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। ओके। दूसरा, यहाँ पर देखिए, ये स्लॉटेड स्ट्रिप लगी हुई है। स्लॉटेड स्ट्रिप क्यों लगी हुई है? ये कभी कभी क्या होता है कि जेनी कैलिपर में हमने कोई डिस्टेंस भरी या डिस्टेंस कोई ली, तो डिस्टेंस लेने के बाद अगर हम जेनी कैलिपर से वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो इसकी लेग फैलने या हमारी जो एक्चुअल डायमेंशन हमने ली है उसके ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए यहाँ पर स्लॉटेड स्ट्रिप लगा दी जाती है और ये यहाँ पर विंग नट लगा दिया जाता है। जितनी डिस्टेंस हमने यहाँ पर भरी, इसमें मान लीजिए 50 mm हमने इसके बीच में डिस्टेंस भर ली, तो 50 mm डिस्टेंस भरने के बाद में हमारी जो स्लॉटेड स्ट्रिप है और ये विंग नट है, विंग नट को हम टाइट कर देते हैं। फिर ये दोनों लेग फिट हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं, और अब ये इधर उधर कम या ज़्यादा होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं और हमारी डायमेंशन वही रहती है जो हमने ली है। तो इसका काम भी सेम टू सेम इसी की तरह है। जेनी कैलिपर का काम देखिए मार्किंग करना और किसी जॉब पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करना,
या हम कह सकते हैं किसी सिलेंड्रिकल वर्कपीस का सेंटर ज्ञात करना, ये हमारे जेनी कैलिपर का काम होता है। तो जेनी कैलिपर शेप में अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम तीनों का या जितने भी जेनी कैलिपर होते हैं सबका एक ही काम होता है। देखिए अब यहाँ पर ये जो तीसरा फिगर आपको दिखा रखा है, तीसरे फिगर में भी एक बेंट लेग है ये, लेकिन इसमें क्या किया है, इसने रिबेट टाइप तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे स्लॉटेड स्ट्रिप नहीं दी। अब यहाँ पे क्या खतरा बना रहेगा, जब भी हम इससे वर्क करेंगे तो ये लेग हमारी कम या ज़्यादा होने के चांसेस बढ़े रहेंगे, जिससे हमारी डायमेंशन ख़राब हो जाएगी और हो सकता है हमारा जॉब भी ख़राब हो जाए। तो इसीलिए इस जेनी कैलिपर को कम यूज़ करते हैं, इन दोनों का यूज़ वर्कशॉप में ज़्यादा किया जाता है। ओके, तो ये था जेनी कैलिपर। और देखिए जितने भी मार्किंग टूल होते हैं, याद रखिएगा, हम आपको नोट करा देते हैं, जितने भी मार्किंग टूल होते हैं जैसे स्क्राइबर हुआ, डिवाइडर हुआ, जेनी कैलिपर हुआ, आउटसाइड कैलिपर हुआ, इनसाइड कैलिपर हुआ, या और भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो सिर्फ मार्किंग करने के या निशान लगाने के काम आते हैं, उनको हमेशा टूल स्टील और हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, टूल स्टील और हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है जो मार्किंग करते हैं, याद रखिएगा, वरना अलग अलग याद करने में हो सकता है आप भूल जाएं। जितने भी टूल मार्किंग करते हैं उन सब को टूल स्टील और हाई कार्बन स्टील से ही बनाया जाता है। और साथ ही साथ में किसी टूल का या किसी इंस्ट्रूमेंट का वो हिस्सा जो मार्किंग करेगा उसको हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, बाकी सबको हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है। जैसे जेनी कैलिपर है तो जेनी कैलिपर के लास्ट वाले स्ट्रिप को हम क्या कर देते हैं, लास्ट वाले पॉइंट को हम हार्ड एंड टेम्पर कर देते हैं। अब एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, एक चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पर ये जो जेनी कैलिपर दिखाया गया है, कभी कभी क्या करते हैं कि हम अपनी बेंट लेग को तो वैसे ही रहने देते हैं और दूसरी जो धारदार या हम कह सकते हैं उसकी टिप होती है, नोक होती है, तो उस नोक को हम क्या करते हैं, अलग से एक गोल टिप उसमें अलग से लगा दी जाती है, या हम कह सकते हैं इसमें एक नुकीला तार, इसमें मजबूत तार लगा दिया जाता है जो टूल स्टील या हाई कार्बन स्टील का हो सकता है। और कभी कभी हाई कार्बन स्टील से अलावा भी हाई स्पीड स्टील का भी हो सकता है ये तार। तो इसको लगाने से क्या करते हैं, हम अपने जेनी कैलिपर के दूसरे वाले टिप को यानी कि धारदार नोक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्क्रू लगा हुआ है और नीचे ये हमारा एक वायर है, नुकीला वायर है ये, तो इसको कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जेनी कैलिपर के बारे में। अब थोड़ा सा हम इसी वीडियो में आपको और बता देते हैं। देखिए इनके अलावा कैलिपर में, चूँकि कैलिपर डिफरेंट टाइप के हो गए, जेनी कैलिपर हो गया, आउटसाइड कैलिपर हो गया, इनसाइड कैलिपर हो गया, तो देखिए हमने यहाँ पर इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर भी बना रखे हैं ताकि हमें अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े। इनको भी इसी मेटल से बनाया जाता है, लेकिन इनका वर्क अलग है, डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है। डिज़ाइन इनका अलग क्या है, जैसे आउटसाइड डायामीटर है, तो आउटसाइड डायामीटर की पहचान क्या है, आउटसाइड डायामीटर की पहचान ये है कि जो आउटसाइड कैलिपर या जो कैलिपर किसी सिलेंड्रिकल वर्कपीस के या रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या कोई भी जॉब है जो आउटसाइड सतह को मापता है या आउटसाइड सरफेस को मापता है, सिर्फ आउटसाइड को, तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं, आउटसाइड कैलिपर कहते हैं। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो फैला हुआ है इस तरह से, ये जो लेग इसकी बेंट है इस तरह से, एंगल में बेंट है, रियल में ये एंगल में जो बेंट आपको दिख रही है ये इसलिए आउटसाइड नहीं है, बल्कि क्या है, ये आउटसाइड डायामीटर मापने का काम करता है, इसलिए हमने आउटसाइड डायामीटर इसको
आउटसाइड डायमीटर, या कह सकते हैं आउटसाइड डायमीटर मापने वाला कैलिपर, या हम कह सकते हैं आउटसाइड कैलिपर कह सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास इनसाइड कैलिपर। इसका नाम इनसाइड कैलिपर क्यों पड़ा? इसका इनसाइड कैलिपर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये कैलिपर सिर्फ और सिर्फ किसी सिलेंड्रिकल वर्कपीस के या स्क्वायर के या रेक्टेंगुलर वर्कपीस के इंटरनल डायामीटर या इंटरनल डिस्टेंस को मापने का काम करता है, इसलिए इसको इनसाइड कैलिपर कहा गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि इसकी लेग बाहर की तरफ मुड़ी हुई है, तो इसकी लेग बाहर की तरफ मुड़ी होने की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बाहर की तरफ मुड़ी होने की वजह से ये आउटसाइड कैलिपर है। नहीं, आउटसाइड कैलिपर नहीं, बल्कि इसके वर्क के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि आउटसाइड है कि इनसाइड है। याद रखिए, जो बाहर का डायामीटर मापता है वो आउटसाइड कैलिपर होता है, जो इनसाइड का डायामीटर मापता है वो इनसाइड कैलिपर होता है। और आउटसाइड इनसाइड कैलिपर के लास्ट वाले पॉइंट को भी हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है, जिससे इनकी नोक, लास्ट वाला हिस्सा बेंट ना हो और वो घिसने का विरोध करे। ओके। अब इनका यूज मैक्सिमम कहाँ किया जाता है? इनका यूज मैक्सिमम सीट मेटल वर्क में इनका यूज किया जाता है, और भी वर्कशॉप में बहुत सारे वर्क, जैसे हमें क्या करना है, किसी वर्कपीस के एक्सटर्नल डायमीटर को मापना है, तो एक्सटर्नल डायमीटर को मापने के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस कैलिपर को इस तरह रख करके और यहाँ स्क्रू के द्वारा इसको टाइट कर देते हैं, और तब हम आउटसाइड डायमीटर माप सकते हैं। देखिए, एक बात हम आपको और बता देते हैं कि ये अभी जो हमने आउटसाइड इनसाइड कैलिपर आपको बनाकर दिखाए हैं, ये फर्म टाइप है, ये भी फर्म टाइप है, और ये भी फर्म टाइप है। तो ऐसा नहीं है कि ये आउटसाइड इनसाइड कैलिपर फर्म टाइप है तो ये फर्म टाइप ही रहेंगे, नहीं, ये आउटसाइड के और इनसाइड कैलिपर भी स्प्रिंग टाइप हो सकते हैं। अब स्प्रिंग लगा होगा तो इनसाइड कैलिपर स्प्रिंग टाइप इनसाइड कैलिपर, स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिपर, और अगर रिबेटेड टाइप होगा तो हम रिबेटेड को फर्म टाइप भी कह सकते हैं। तो फर्म टाइप आउटसाइड कैलिपर और फर्म टाइप इनसाइड कैलिपर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। अब एक नोट में हम आपको बात बता देते हैं, नोट में बात ये बताते हैं कि ये जेनी कैलिपर और डिवाइडर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये टोटल इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाए। इनडायरेक्ट मेजरिंग इनसाइड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जैसे हम स्केल आपको दिखाते हैं, ये स्केल हमारे पास है, ठीक है। तो इस स्केल से जब हम किसी चीज़ को मापेंगे, मान लीजिए कि ये डस्टर है हमारे पास, इस डस्टर को हम मापेंगे कि भाई ये डस्टर कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हमारे इस डस्टर की जो चौड़ाई है, जो लंबाई है इस डस्टर की, वो कितनी है, 145 mm है। चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई है हमारी 40 mm। मोटाई कितनी है इसकी, मोटाई है हमारी 30 mm। तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि इसकी कितनी डायमेंशन है या कितना इसका डायामीटर है। कुल मिला के हम वो इंस्ट्रूमेंट जिनसे हम डायरेक्ट मेजरिंग का पता कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें नंबर मिल जाता है, एक्चुअल डिस्टेंस हमको मिल जाती है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और जिनसे हमें डायरेक्ट माप नहीं मिल पाती, डायरेक्ट मेजरिंग नहीं मिल पाती, उनको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। याद रखिएगा
कि ये जो आउटसाइड इनसाइड कैलिपर है, जेनी कैलिपर है या डिवाइडर है, इन सब की सहायता के लिए हमें स्टील रूल की ज़रूरत होती है। ये तो खैर प्लास्टिक का है, लेकिन स्टील रूल की हमें ज़रूरत होती है। और स्टील रूल पर ही हम मेजरिंग करते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई वर्क पीस है। अब ये वर्क पीस तो है 50 mm का, ये 50 mm का, और हमें सेंटर लेना है 25 mm पर। तो ये 25 mm पे सेंटर लेने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले हम किसी भी जेनी कैलिपर को उठाएंगे और उसमें 25 mm माप यहाँ पर भरेंगे। 25 mm माप यहाँ पे भरने के बाद में फिर हम अपने बेंट वाले सिरे को किसी जॉब के वन साइड में रखेंगे और दूसरा जो धारदार सिरा है उसको ऊपर की तरफ रख करके आगे पीछे स्लाइडिंग करेंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स। इस तरह से मार्किंग हमारी हो जाती है। तो ये थे आज के हमारे मार्किंग इंस्ट्रूमेंट, जो इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहलाते हैं, और इनको यूज़ किया जाता है स्टील रूल, या फिर ये हमारे पास और स्केल दे रखा है, प्लास्टिक स्केल दे रखा है, इससे इनकी सहायता से हम इसका यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी, और अगर अभी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे।